नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए, आज हमारा जो शाम का 7 बजे का स्पेशल सेशन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग के पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो स्पर्म काउंट कम है या स्पर्म मोटिलिटी कम है, अच्छा क्वालिटी का स्पर्म नहीं है और मेल इनफर्टिलिटी है। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या चेंजेस रहते हैं जिसके वजह से संतान उत्पन्न नहीं हो पाती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और आप लोग अच्छे से डायग्नोसिस करते हैं। मॉडर्न का जब सीबत एनालिसिस करके पेशेंट आते हैं तो हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में आपको मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है कि आंख बंद कर दिया और हमें स्पर्म का मॉर्फोलॉजी दिखाई दे दिया। हम लोग सर्वसाधारण मनुष्य हैं। हाँ, हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस में, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त हुई है। तो मॉडर्न टूल्स का तो प्रयोग करना ही हमें पड़ेगा। तो क्या होता है कि जब स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो मॉडर्न साइंस ने ऐसा बोला है कि स्पर्मेटोगोनियम करके प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, उससे स्पर्मेटिड सेल्स बनते हैं और फिर उससे स्पर्म सेल्स बनते हैं। ये मॉडर्न साइंस मानता है। अब ये चीज जो है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो रहा है, एपिजेनेटिक या क्रोमैटिक चेंजेस आ रहे हैं, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। जैसे कि ये जो बताया, ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मतलब लो स्पर्म काउंट, एस्थेनोस्पर्मिया मतलब मोटिलिटी कम होना, टेराटोस्पर्मिया मतलब एबनॉर्मल। तो और ओएटी, ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा। और ये एक लेक्चर में होने वाला नहीं है, इस पे भी बहुत डीप में हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैं पहले एक एक करके आप लोगों को हर चीज बताने वाला हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग को जब मैं डायग्राम से सब बताऊंगा ना, तो आप लोग को सब चीजें समझ आएंगी। मेल फर्टिलिटी के बारे में क्या बताया चरकाचार्य जी ने, कि कोई भी मनुष्य जो रहता है, कोई पुरुष रहता है, वो इस संसार से कभी नहीं जाता है, उसका अस्तित्व कभी नहीं जाता है अगर उसकी संतान हो। मतलब उसके पूरे फैमिली में उसका बेटा, उसके बेटा, उसका बेटा अगर वो रहे, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व संतान के रूप में, पौत्र के रूप में, प्रपौत्र के रूप में रहता ही है। तो वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ चिन्ह रहता है इस दुनिया में। और जिसके संतान नहीं होते हैं तो वो तो गायब ही हो जाता है इस दुनिया से। तो इसलिए संतानवान होने का कल्पना किया गया है चरक संहिता में। जो काम है, सेक्स है, उसको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो काम को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और त्रयोपस्तंभ में भी
ऐसा बताया गया है कि मतलब अगर चरक संहिता में देखे तो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए बोला है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य। लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए वाग्भट जी ने बोला है कि गृहस्थ लोगों को अब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए और अपनी पत्नी से जिसके साथ विवाह संस्कार हुआ है उसके साथ काम की ओर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छा संतान को उत्पन्न करना है। तो जो एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ये जो रहता है वो एबिलिटी को फर्टिलिटी कहते हैं। जहां पे इनएबिलिटी टू फर्टिलाइज एब्सोल्यूट इनएबिलिटी रहता है वहां पे स्टर्लिटी 100% नपुंसकता ऐसे कहा जाता है। और इसी तरह से कुछ लोगों को फर्टिलिटी भी रहती है और इनफर्टिलिटी भी रहती है, मतलब वो खाना पीना आहार विहार की वजह से, तो उनको सब फर्टिलिटी बोलते हैं या इनफर्टिलिटी कहते हैं। पहले के जमाने में स्पर्म काउंट जो था, खान पान रहन सहन उस हिसाब से 113 मिलियन पर ml तक था 1940 के पहले तक। उसके बाद में धीरे धीरे ये 66 मिलियन पर ml एवरेज जो है वो स्पर्म काउंट है वो कम हो रहा है, क्योंकि पहले के लोग जो थे अपनी अपनी पत्नी के साथ ही केवल संतान उत्पन्न करने के लिए सेक्स करते थे या हस्त मैथुन वगैरह करते थे। बाकी टाइम पे वो अपने काम धंधे में रहते थे, उनका ध्यान इन सब में नहीं था। जो मतलब हमारे शारीरिक स्थान में भी बताया है कि सुसंतति उत्पन्न होना है, भले उनके 10-12 बच्चे भी हो उस जमाने में, लेकिन वह शुक्र का क्षय नहीं करते थे। उन लोगों को शुक्र का महत्व मालूम था, तो वो दीर्घायु भी होते थे, रोग प्रतिकार शक्ति भी अच्छी होती थी। लेकिन आज के जमाने में समय बदल गया है, तो एक्सपोजर ज्यादा है, हर चीज विकृत चीजें आ गई हैं, तो हर पुरुष जो है वह अपना शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा कर रहा है। काम इच्छा ज्यादा बढ़ गई समाज में, और इसी वजह से बलात्कार, गैंगरेप और बहुत सारे विकृतियां भी आ गई हैं। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों की तरफ से, स्त्रियां भी वो बहुत ऐसे एक्साइटमेंट वाली चीजें कर रही हैं, विकृति सब जगह से आ गई है। तो वो एक तरह से बुला रही हैं तो पुरुष उस तरफ से जा रहे हैं और शुक्र का क्षय कर रहे हैं। स्त्रियों में भी हस्त मैथुन वगैरह देखा जा रहा है, तो वो ये समय बदल गया इसलिए ऐसा हो गया है। हमें अच्छा बुरा नहीं, हमें ये देखना है कि हम डॉक्टर हैं तो हमारे पास जिस तरह से पेशेंट आते हैं उनको क्या सोचना चाहिए। तो और मोटिलिटी रेट तो पहले था 60 to 70% रहता था। मोटिलिटी मतलब स्पर्म का जो जाने का गति है 60-70% रहता था, आज वो 30-40% रह गया है, बिना दवाइयों के बहुत कम हो गया है। तो और दूसरा क्या है कि आज के जमाने में अगर हम लोग पूरी समाज देखें तो 60-70% मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। नॉर्मली जो फर्टाइल लोग हैं वो बहुत कम है, उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना ही पड़ता है, बिना ट्रीटमेंट लिए संतान उत्पन्न करने में असमर्थता आ गई है। अगर हम ऋग्वेद देखेंगे तो ऋग्वेद में ऋचाएं जो बताई गई हैं, तो उस उनको सूक्तों में बताया, तो उसमें ऐसा बोला गया है कि वैदिक काल में हमारे भारत देश के जो भी पुरुष हैं वो ओजस्वी हों, तेजस्वी हों, सुप्रजावान हों, उनके पास गाय दूध और घर ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए, धन वैभव पुत्र संतान ये सब अच्छा होना चाहिए। और जिनके बहुत सारे संतान होते हैं उनको एक बड़ा वृक्ष के समान समझा जाता था और बहुत रेस्पेक्ट दिया जाता था कि इनमें इतनी शुक्र सामर्थ्यता है, इन्होंने घर परिवार को संभाला और बहु प्रजावान है। आज के जमाने में बहु प्रजावान को निकृष्ट समझा जाता है, क्योंकि महंगाई का जमाना है और जिसके 3-4 बच्चे हो गए तो उसको गलत समझा जाता है कि वो बहुत ज्यादा संतान वाला है। वो समय के हिसाब से सब चेंज हो गया, लेकिन साइंटिफिकली यही है कि फर्टिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। दूसरा क्या है कि आज के जमाने में 50% पार्टनर्स में मेल फीमेल दोनों को डिटेक्टेबल एबनॉर्मलिटीज रहती हैं, मतलब डिटेक्ट हो जाता है कि दोनों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अभी हम केवल और केवल मेल इनफर्टिलिटी पे बात करते हैं। तो इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी मॉडर्न साइंस मानता है कि बिना किसी कारण से इनफर्टिलिटी हो गया है। आयुर्वेद में हम लोग शुक्र क्षय खाना पीना बात पित्त कफ से दूषित हम सब मानते हैं, लेकिन एलोपैथी में कुछ कुछ इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी मानते हैं। तो उसमें ओलिगोस्पर्मिया, एस्थेनोस्पर्मिया, टेराटोस्पर्मिया ऐसे माना जाता है। अब जो डेफिनेशन है ओलिगोस्पर्मिया ये सब हम अभी पहले देखेंगे। हाँ, अभी आप देखिए नॉर्मल स्पर्म अगर हम स्पर्मोग्राम कर रहे हैं तो नॉर्मल स्पर्म कैसे है। ओलिगोस्पर्मिया में लो स्पर्म काउंट रहता है, क्रिप्टोस्पर्मिया में और कम रहता है, अजोस्पर्मिया में बॉडी में स्पर्म रहता है लेकिन इजैकुलेट करके अगर चेक कर रहे हैं तो नहीं आते हैं।
अस्पर्मिया में कुछ भी नहीं रहते हैं, ना बॉडी में रहते हैं, ना निकालने पे रहते हैं, कुछ भी नहीं रहते हैं। तो अजोस्पर्मिया वाले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनको इजैकुलेट करने पे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो मास्टरबेट करके निकाल के दिखा रहे हैं, सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन उनके शरीर में शुक्राणु रहते हैं। टेरेटोस्पर्मिया जो रहता है एब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी रहता है, जैसे कि डबल हेड हो गया, बॉडी टेल 2-3 हो गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एस्थेनोस्पर्मिया में मोटिलिटी जो है, स्पर्म का जो स्पीड है वो बहुत कम होता है। और ओलिगोस्टर्नो, क्या है, स्टर्नो एब्रोटोस्पर्मिया, इसमें और भी विकृति आती है। एक होता है नेक्रोस्पर्मिया, उसमें लाइव स्पर्म सेल्स जो रहते हैं वो होते ही नहीं है, सब डेड सेल्स होते हैं। तो हम इसी के बारे में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक लेक्चर में नहीं होगा, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। और आयुर्वेद इसके बारे में, इससे कोरिलेट करके आयुर्वेद में क्या बताया वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी को मैं फिर से बताता हूं, ओलिगोस्पर्मिया में अगर 15 मिलियन से कम रहा, 15 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर कम रहा, तो उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट। एस्थेनोस्पर्मिया अगर हम देखेंगे तो एबनॉर्मल मोटिलिटी रहता है, मतलब वो मोटाइल नहीं रहते हैं कि वो जाके ओवा तक जा पाए, वो बीच में ही थक जाते हैं और मतलब डेथ हो जाती है स्पर्म्स की। टेरेटोस्पर्मिया जो है वो क्या रहता है, टेरेटोस्पर्मिया में एबनॉर्मल स्पर्म सेल बहुत ज्यादा होते हैं, उनका मतलब बॉडी का जो शेप है वो एकदम विकृत रहता है, और इसमें 4% ही नॉर्मल स्पर्म रहते हैं, बाकी सब विकृति देखते हैं 96%। अजोस्पर्मिया अगर हम देखेंगे तो एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन इजैकुलेशन, जब स्पर्म निकाल के दिया जा रहा है तो उसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो स्पर्म नहीं दिखते हैं, लेकिन बॉडी में होते हैं। अस्पर्मिया का मतलब है कि कंप्लीट लैक ऑफ सीमन, मतलब पूरे बॉडी में शुक्र है ही नहीं, शुक्राणु है ही नहीं, और कुछ ना सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल हैं, जो मतलब लड़कियों ने ऐसे मुझसे बात किया कि हमारे हस्बैंड को ना मूछे दाढ़ी मूछे भी नहीं आ रही है, उनको ना इजैकुलेट होता है, ना उनका स्पर्म ये इरेक्शन होता है, ना कुछ होता है, और वो मतलब नपुंसक ही है पूरी तरह से। तो इस बेसिस पे डिवोर्स फाइल किया, तो मेडिकल ग्राउंड पे अगर वो इम्पोर्टेंट है, मतलब स्टरलाइज्ड है, वो कुछ कर नहीं पाता, तो इस ग्राउंड पे डिवोर्स मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। ठीक है, इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, कोई रिपोर्ट लेके आए, पैसा लेके आए और फिर अपने हस्बैंड को इम्पोर्टेंट दे दिया, लेकिन पुरुष नहीं कर सकता अपनी वाइफ को ऐसे। मतलब हाँ, बस ट्रांसजेंडर अगर हुए, वो पूरी तरह से नपुंसक हो तो फिर अलग बात है, ट्रांसजेंडर हो कि मेल भी नहीं है फीमेल भी नहीं है, वो कुछ अलग ही है, और शादी हो गया, तो वो ट्रांसजेंडर प्रूफ करेगा मेडिकली, तब उसको डिवोर्स मिल सकता है। लेकिन बाकी में हमारी वाइफ इनफर्टाइल है और जहां ट्रीटमेंट पॉसिबल है, वहां पे भारतीय कानून जो है वह डिवोर्स नहीं देता है, उसका इलाज कराना पति का फर्ज है, लेकिन इस पे नहीं होता, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉज हैं, उसको मैं कभी बाद में बताऊंगा। अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारे पास ऐसे पेशेंट आ रहे हैं, तो इनको हिस्ट्री लेना चाहिए कि ओलिगोस्पर्मिया है, क्रिप्टोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, तो इनको क्या मम्स हुआ था क्या बचपन में, या ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, डायबिटीज हुआ था, हाइपरटेंशन हुआ था, इंजुरी हुआ था, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ था, रेडिएशन हुआ था, रेडिएशन कोई थेरेपी दिया गया है, स्मोकिंग का इतिहास है, या फिर हर्निया हुआ है इनको, टेस्टिकुलर हर्निया, अगर इंग्वाइनल हर्निया है वो हो सकता है, हाइड्रोसिल है क्या, टेस्टिकुलर वॉल्यूम देखना चाहिए, टेस्टिस में टेंडरनेस है क्या, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस हो ही नहीं रहा, या फिर वेरिकोसील है क्या, तो डॉपलर स्टडी करके वेरिकोसील देखा जाता है कि वो पूरा स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक है वेरिकोसील होने की वजह से, या सेमिनल वेसिकल में कोagulation हुआ है क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड का लिक्विफिकेशन कैसा है वो देखना चाहिए, फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी, मतलब स्पर्म को मारने वाले कुछ तत्व स्पर्म में रहते हैं कि वो मार देते हैं, उसके वजह से नेक्रोजूस्पर्मिया हो सकता है, लाइव स्पर्मेटोजोआ नहीं रहता है, ये हमें पूरा चेक करना पड़ता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो बीजोपघातम, बीज का उपघात होना मतलब डिफेक्ट्स इन गैमेट्स, ध्वजोपघातम मतलब डिसऑर्डर्स ऑफ पूरा जो पेनिस होता है, ध्वज का उपघात होना, जरा संभव सेनिलिटी मतलब बुढ़ापे की वजह से ये भी ये प्रॉब्लम हो जाता है, या शुक्र संशय, शुक्र का क्षय होना मतलब शुक्र धातु का क्षय होना, ये भी कारण हो सकता है।
तो नॉर्मली हम सामान्य चिकित्सा क्या देते हैं, तो हम लोग दीपन पाचन औषधियां देते हैं, शुक्रवर्धक दवाइयां देते हैं। तो जैसे दीपन पाचन में हम लोग हिंगू वचारी चूर्ण, वैश्वानर चूर्ण, सुकुमार कषाय, लघु पंचमूल कषाय, गंधर्व हस्ती आदि कषाय, ये सब देते हैं। और प्रक्षेप में गुड़ और सेंधा नमक डालते हैं। उसी तरह से स्नेह कल्पनाओं में हम कामदेव घृत, फिर मन पे काम करने के लिए कल्याण घृत, महाकल्याण घृत, ये सब देते हैं। और पत्र पोटली स्वेद देते हैं। जैसा कंडीशन होता है, पत्र पोटली स्वेद हाइड्रोसिल वगैरह जैसा गांठ वगैरह हो उसमें देते हैं। लेकिन टेस्टिकल में डायरेक्ट हीट नहीं मिलना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। विरेचन कराते हैं, सुकुमार एरंड तेल, हपुषादी यापना बस्ती देते हैं। फिर बाजीकरण वाली दवाइयां देते हैं। और उसमें जाति फल है, शुक्र रेचक दवाइयां, शुक्र जहां पर क्षय बहुत हो रहा है तो शुक्र स्तंभक, हरित की, शुक्र शोषक, कपि कच्छू, विदारी, ये सब हम शुक्र बढ़ाने वाली दवाइयां देते हैं, वृक्ष दवाइयां देते हैं। और बाजीकरण के लिए हम लोग क्या दवाइयां देते हैं, तो विदारी कंद, इक्षुक का बीज, मतलब गन्ने का बीज होता है, फिर माश, उड़ीद देते हैं, कपि कच्छू, शतावरी, गोक्षुर, बला, मुग, शीर, फिर घृत, शीर मतलब दूध देते हैं, बादाम, मूसली, परुषक ये देते हैं। या आंवला का रसायन देते हैं, अम्ल की रसायन वगैरह। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि अम्ल रसात्मक दीपन पाचन वाले द्रव्य दें, श्रेष्ठ विड मूत्रा हो गए। और इजैकुलेटरी डिसऑर्डर अगर है, इजैकुलेशन में प्रॉब्लम है, तो दाड़िम देते हैं, नींबू देते हैं। कटु रस के द्रव्य में कस्तूरी गुलिका, बृहद कस्तूरी गुलिका। चल गुण बढ़ाना है, अगर एस्थेनोस्पर्मिया है, मतलब मोटिलिटी कम है, तो कस्तूरी गुलिका देते हैं, भल्लातक मज्जा देते हैं, या भल्लातक घृत देते हैं कंडीशन के हिसाब से। नागर शुंठी देते हैं, पिपली देते हैं, लहसुन देते हैं, तांबुल पत्र देते हैं या तांबुल खाने को देते हैं। शुक्र शोधन करने वाले द्रव्य, पटोल, अमृता वगैरह देते हैं। अगर पस सेल बहुत आ रहा है, स्पर्म में पस सेल है, एसिडिक नेचर है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है, तो पटोल और गुडुचि, पटोल ना तिक्त रसों के भी वृक्ष बताया गया है, और वह पूरा आम का पचन करता है। और स्पर्म सीमेन एनालिसिस में अगर पस सेल आ रहा है, एसिडिक नेचर ज्यादा है, एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है, तो पटोल और गुडुचिस एकदम रामबाण दवाई है। इसी तरह से प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, तो जातिफल आदि चूर्ण देते हैं। खजूर देते हैं खाने को, गेहूं देते हैं, और अहीफेन का जो खसखस के बीज होते हैं वो देते हैं। तो इससे काफी हद तक ठीक होता है। अब हम एक एक पे आएंगे, ओलिगोस्पर्मिया, अजोस्पर्मिया पे आएंगे। एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। अभी मैं पहले ये चाहता हूं कि आप लोग इस पे कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। कंचन मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? कंचन मैडम, मनीषा मैडम, आपके पास पेशेंट आए, कुछ बोलना चाहती हैं, बोल सकते हैं। वीना मैम, महेंद्र सर, कुछ बोलना चाहते हैं? अभय सोनवने सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो मैं सुनाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा चीज है अभी बताने के लिए। चलिए हम इसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले अजूस्पर्मिया देखेंगे। अजोस्पर्मिया का मतलब ये होता है कि इजैकुलेट करके सीमेन दिया किसी ने। अब वो ऐसा होता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं सीमेन एनालिसिस करने के लिए, तो उसके दो चीजें हो रहती हैं। जो प्रैक्टिकली है वो मैं बता रहा हूँ। वहां पे लैब में जाने के बाद एक होता है कि वो बोलते हैं कि आप ना घर से लाइए, या एक रूम दिया जाता है, वहां आप सेक्स करिए, हस्बैंड वाइफ सेक्स करिए। और जब इजैकुलेशन होगा तो उस टाइम पे, क्योंकि वो पीक लेवल रहता है ऑर्गेजम का, उस टाइम पे आप अपना स्पर्म को कलेक्ट करिए एक बॉटल में, बॉटल या प्लास्टिक के डब्बे में, ट्रांसपेरेंट, वहां पे आप इजैकुलेट करके डालिए। एक होता है मतलब सेक्स करके, और दूसरा होता है कि आप ऐसे ही मास्टरबेट करिए और स्पर्म निकालिए। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जब सेक्स करके, अपनी वाइफ से एंजॉय करके जब शुक्र निकलता है, तो उसमें स्पर्म सेल्स मिलते हैं। लेकिन अजोस्पर्मिया के पेशेंट होते हैं, उनको नहीं मिलते हैं उसमें। अजोस्पर्मिया के लोगों के लिए ही सेक्स करके निकालने के लिए बोला जाता है। मास्टरबेशन में कभी कभी नहीं निकलता है, वॉल्यूम भी कम रहता है, क्योंकि उसमें भावनाएं उतनी जागरूक नहीं होती हैं। उसमें केवल लिंग को घर्षण किया, हस्तमैथुन किया और निकाल दिया, ऐसा रहता है। तो अजोस्पर्मिया में स्पर्म सेल्स जीरो रहते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सेक्स करके अपनी वाइफ के साथ फोरप्ले करके तब निकाला जा रहा है, तो कभी कभी उसमें पाए जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मल स्पर्म और एंजियोस्पर्मिया में ये रहता है कि इसमें बहुत कम स्पर्म सेल्स रहते हैं, लिक्विड आएगा,
कभी कभी लिक्विड भी नहीं भी आएगा, लेकिन अगर आएगा तो बहुत कम स्पर्म सेल्स रहते हैं। तो अजोस्पर्मिया पे पहले बात करने वाले हैं हम लोग। अजोस्पर्मिया जो रहते हैं, हमारे पास पेशेंट आते हैं और बहुत सारे जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं ऐसे पेशेंट को हाथ भी नहीं लगाते। वो बोलते हैं नहीं नहीं, हम नहीं कर सकते आपको, क्योंकि अगर हमारा ट्रीटमेंट फेल हो गया तो आप चिल्लाओगे, आप बोलोगे कि अरे हमने इतना पैसा डाला और हमको तो कुछ भी नहीं फायदा हुआ। ठीक है। अभी अजोस्पर्मिया में और चीजें देखिए, आप लोगों को फिर दिमाग में समझ आ जाएगा। जब ये टेस्टिकल से स्पर्म ये होता है, मतलब स्पर्म बनता है, तो वहां से निकल के इजैकुलेट एपिडिडाइमिस और वाज डिफरेंस से होते हुए ये सीमेन वेसिकल से जाते हुए, इजैकुलेटरी डक्ट से जाते हुए और पेनिस से वो निकलता है। जब बहुत ज्यादा ये हो जाता है, एक्साइटमेंट हो जाता है, तो नॉर्मल स्पर्म काउंट आज के डेट में 15 मिलियन पर ml, इसको नॉर्मल माना जाता है। पहले के जमाने में 133, 135, 150 मिलियन पर ml इसको नॉर्मल माना जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे द्वापर युग में, तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो वो 96 साल के थे। और उसके बाद में मतलब वो इतने दीर्घायु थे, और ऐसे ही वो केवल कृष्ण भगवान ही नहीं, अर्जुन की भी आयु बहुत ज्यादा थी। भीष्म पितामह तो 500 साल से ऊपर के थे। जितना शुक्राणु रहता है उतना आयु ज्यादा रहता है। और बाद में जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के बाद भी कृष्ण भगवान ने द्वारिका में राज किया, और जब वो 122 साल के हो गए तब भी वो यंग ही थे। लेकिन उन्होंने बालूकी धाम जो है वहां पे गुजरात में सोमनाथ के पास में, वहां पे अपना मृत्यु खुद रचित किया कि वो एक बार कोई पेड़ के नीचे ऐसे पेड़ पे सोए थे, और एक शिकारी को लगा कि कोई हिरण है, और उन्होंने मारा तो बाण लग गया तल हृदय, पैर के तल हृदय में लगा, और उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ये उन्होंने मृत्यु रचा, लेकिन वो इतने बूढ़े बूढ़े नहीं हुए थे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना शुक्राणु ज्यादा रहते हैं उतना इंसान ज्यादा जीता है, उसको कोई रोग नहीं होता, मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी नहीं रहता है। आज के जमाने में शुक्र का क्षय होने से, और वो भी 15 मिलियन बहुत है आज के जमाने में, तो ये नॉर्मल माना जा रहा है आज के जमाने में। ऑलिगोस्पर्मिया में 15 मिलियन पर ml, इससे लेस होना। अजोस्पर्मिया मतलब नो मेजरेबल स्पर्म, मतलब वो जब सीमेन एनालिसिस में करते हैं तो कुछ नहीं रहता है, लेकिन उसके बॉडी में रह रहा है, जो मेल है उसके बॉडी में है। और जो स्पर्मिया में जीरो स्पर्म काउंट बोला जा रहा है, लेकिन बॉडी में है शुक्राणु, लेकिन निकल नहीं रहे, इतने कम है इसलिए। ऑलिगोस्पर्मिया में 15 मिलियन पर ml, मतलब कमी है। 15 मिलियन पर ml वो कमी है। 15 मिलियन से ज्यादा हो तो नॉर्मल स्पर्म काउंट माना जाता है। अब देखिए, ऐसे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसे हमें स्पर्म सेल दिखते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल। ये देखिए एंजियोस्पर्मिया वाले कैसे हैं, ऐसे हमें दिखते हैं। अगर नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह का हमें दिखाई देता है। हाँ, ये मैंने बता दिया। अभी देखिए, जब एक एग, फीमेल का एक एग को करने के लिए इतने सारे स्पर्म सेल्स जाते हैं, एक ही पेनेट्रेट अंदर होके फिर चेंजेस होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, मियोसिस माइटोसिस वगैरह होता है, लेकिन इतने सारे पुरुषों की तरफ से जाने चाहिए स्पर्म सेल्स। यहाँ पे इस साइड देखिए तो अजोस्पर्मिया में बहुत कम है, तो इसलिए संतान उत्पन्न नहीं करने का सामर्थ्य नहीं रहता है। हम इनको ये नहीं बोलेंगे कि ये नपुंसक है, हाँ, लेकिन इनमें मतलब वंध्यत्व है, पुरुषों का वंध्यत्व है, ये पाया जाता है। इसको हम बढ़ा सकते हैं, ये अच्छी बात है कि हाँ, आयुर्वेद की दवाइयों से हम बढ़ा सकते हैं। एलोपैथी उतना शायद सक्सेसफुल नहीं होगा। एलोपैथी में एंटीऑक्सीडेंट्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 वगैरह बहुत सारी चीजें दिया जाता है, प्रोटीन खाने को दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, उनका साइंस ही अलग है। आयुर्वेद में वृक्ष दवाइयां बताई हैं, उससे 100% फायदा होता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है। अजोस्पर्मिया में देखेंगे अगर माइक्रोस्कोप में तो स्पर्म सेल दिखते ही नहीं है, नॉर्मल में इस तरह से सेल्स दिखते हैं। फिर ये है कायरेटोजोस्पर्मिया। इसमें क्या रहता है कि 15 मिलियन नॉर्मल सैंपल में रहते हैं, 15 मिलियन पर ml, लेकिन जो ये क्रिप्टो नहीं है, क्राइटोजोस्पर्मिया, क्राइटोजोस्पर्मिया इसमें क्या है, 100 मिलियन नहीं, 1 लाख, 1 मिलियन पर ml से भी कम रहते हैं।
ओलिगोस्पर्मिया में 15 ml से 1 लाख तक, लेकिन क्राइटोजोस्पर्मिया में 1 लाख से भी कम रहते हैं। अजोस्पर्मिया में तो दिखते ही नहीं है। ये सारे टर्म्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं और पेशेंट रिपोर्ट लेके आते हैं ऐसे। अगर आपको ये बेसिक चीजें नहीं मालूम होंगी तो जो सीमन एनालिसिस करके आ रहे पेशेंट वो मूर्ख नहीं है, बहुत इंटेलिजेंट है आज के जमाने में, उसको भी ये सारी चीजें मालूम होती है। और वैद्य को नहीं मालूम है क्योंकि कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया गया, इस पर डिस्कस नहीं हुआ, तो बहुत गलत बात है। वो सब हमें मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके ये सब स्लाइड्स बनाए हैं। इसमें स्पर्म प्रोडक्शन के लिए एफएसएस, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनहिबिन बी और स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब होता है। इसमें भी और भी डीप में देखा जाए तो एफएसएस नॉर्मल है, इनहिबिन नाम का एंजाइम नॉर्मल है, डिस्पर्शन नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है। तो कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव क्रिप्टोएंजियोस्पर्मिया ऐसा भी हो सकता है। क्रिप्टो नहीं है, कायरोटोजूस्पर्मिया ऐसे वर्ड है, पी नहीं है, पी हटा दिया, क्राइटोजूस्पर्मिया। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री होती है, कहीं ना कहीं शुक्र स्त्रोतस, आम की वजह से, कफ की वजह से, मेद की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है। ये किन में पाया जाता है? तो जो मेदस्वी लोग रहते हैं, मोटे लोग रहते हैं, या आम संचिति बहुत ज्यादा है, या फिर पेट में बहुत ज्यादा अशुद्धि है, सारे दोष प्रकोपित हैं, मल अच्छे से साफ नहीं हो रहे, दीपन पाचन अनुलोमन नहीं होते, उनको ऑब्स्ट्रक्शन जैसी हिस्ट्री रहती है। या कोई और कारण, वेगावरोध कर दिया, उदावर्त हो गया, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिससे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एफएसएच अगर ज्यादा हो, इनहिबिन लो हो, टेस्टिकुलर लेवल पे डिस्ट्रप्शन हो रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो सिक्रेटरी क्राइटोस्पर्मी ऐसे बोला जाता है, क्राइटोजूस्पर्मी ऐसे डायग्नोसिस होता है। एफएसएच भी कम है, इनहिबिन भी कम है, तो ये पिट्यूटरी लेवल से स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्ट्रप्शन है, वहां से स्टिमुलेशन मिलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो इसको सिक्रेटरी क्राइटोस्पर्माई ऐसे बोला जाता है। इसके बाद इन पे भी मैं और डीप में पढ़ाऊंगा, अभी आपके दिमाग में बस ये सब जानना चाहिए। तो इसमें बोल रहे हैं एफएसएच, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और इनका इंटरप्रिटेशन, एग्जांपल ऑफ इटियोलॉजी, ये सब बताया है। पोस्ट टेस्टिकुलर फॉर्म, तो इसमें एफएसएस, एलएच ठीक है, मतलब हार्मोन्स ठीक से सीक्रेट हो रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक है, लेकिन एब्सेंस है या ऑब्स्ट्रक्शन है, वास्ट डिफरेंस का। एनाटॉमिकली प्रॉब्लम है या फिर वहां पे पैथोलॉजिकली प्रॉब्लम है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन मतलब स्पर्म बाहर ना निकल के पीछे की तरफ आ रहा है, वो मतलब स्टिमुलेशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसका टिप जो होता है, हेड होता है, वहां पे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो स्पर्म जो है वो आगे ट्रेवल ना करके पीछे की तरफ फेंका जाता है, और यूरिन के थ्रू आता है, वो यूरिनरी ब्लैडर में मिलके यूरिन के साथ क्लाउडी यूरिन आता है, ऐसा रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन में होता है। दूसरा है कि माइल्ड प्राइमरी टेस्टिकुलर फॉर्म्स, यूनिलैटरल पैथोलॉजीज, माइल्ड बायलैटरल पैथोलॉजीज कब होती हैं? जब वेरिकोसील रहता है, पूरा स्पर्मेटिक जो ये है वेसिकल्स, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उसमें जैसे च्युइंगम होता है, च्युइंगम में किस तरह से अगर आपने खींचा तो क्या हो जाता है, च्युइंगम अच्छा नहीं रहेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा। वैसे ही स्पर्मेटिक कॉर्ड ज्यादा वजन उठाने से या कुछ भी करने से खिंच जाता है, और वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको वेरिकोसील बोलते हैं। वेरिकोसील पर भी मेरे लेक्चर्स हुए हैं, या मैं फिर से और लेक्चर लूंगा इसी के सीरीज के अंतर्गत, तो मैं और बताऊंगा वेरिकोसील के बारे में। या ऑर्कियो ऑर्किएक्टोमी, जैसे कि वहां का स्क्वाटम है वो कट कर दिया, टेस्टिकल्स को कट कर दिया, जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हो गया, उसमें भी नहीं हो पाता है। या फिर सिस्टमिक डिजीजेस जो रहते हैं, हमारा ज्वर है, राजयक्ष्मा है, हेपेटाइटिस बी है, और सिफिलिस है, और भी बहुत सारी बीमारियां रहती हैं, उनके वजह से भी प्रॉब्लम रहता है। या लाइफस्टाइल बहुत ही बेकार, रात्रि जागरण कर रहे हैं बहुत ज्यादा, और बहुत गर्म जगह बैठ के काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल पे काम करना, रात्रि जागरण करना, या जो ड्राइवर्स हैं जो दिन भर ऐसे काम कर रहे हैं जहां इंजन रहता है पास में, तो वो क्या होता है, रुक्ष तेज बढ़ता है, ऐसा तेज बॉडी को हीट कंटिन्यू लग रहा है कि वहां पे रुक्षता उत्पन्न हो रही है, पित्त का भी प्रकोप हो रहा है, और कफ तो सूख ही जा रहे हैं। तो शुक्रम सौम्यम, शुक्र जो है वो सौम्य है, और वहां पे ठंडक चाहिए, टेस्टिकल्स में, स्क्वाटम में ठंडक चाहिए, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। अगर आप गर्मी, अभी मेरे पास एक पेशेंट आए थे,
यहाँ पे एक फैक्ट्री है कल्याणी फोर्ज करके, पुणे में बहुत बड़ी फैक्ट्री है। तो ये लोग क्या करते हैं फैक्ट्री में, ये लोग रेलवे का जो रेल होता है ना, जो हम रेलवे लाइन बिछाते हैं, वो बनाते हैं। तो क्या चीज से बनाते हैं, तो ये लोग ना जैसे सिलेंडर हो गया, ऐसे बहुत सारे जो स्क्रैप होते हैं लोहे का, उसको टेम्परेचर में गर्म करते हैं। और जैसे ये होता है बुलडोजर और बड़े बड़े मशीन रहते हैं, वो खौलता हुआ जो लोहा है, उसमें खौलते हुए लोहे में वो कुछ कुछ और मेटल डालेंगे, क्रोमियम वगैरह कुछ मेटल, निकल वगैरह डालेंगे, एल्युमिनियम वगैरह डालेंगे, कार्बन डालेंगे, जिससे वो लोहा मजबूत हो। और वो डाल के, और जैसे आप लोगों ने देखा होगा बुलडोजर में एक ड्राइवर अंदर बैठा रहता है और वो हैंडल से सब पूरा कंट्रोल करता है, वैसे ही वो अंकल का एक काम था कि वो ऐसे ही सारे लोहा को पिघलता हुआ को निकाल के और सांचे में डालते थे, और जिससे बड़ा बड़ा रेल का वो निकल के बाहर निकलता था। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें बनाते थे वो। तो उनको ना इतना हीट रहता था कि उनको जो जहां पे वो बैठ के काम करते थे, मशीन को पूरा रेगुलेट करते थे, वो पूरा एसी होता था। एसी होने के बाद भी गर्मी लगता था, इतना टेम्परेचर गर्म। तो उनको चक्कर आ जाता था, तो उनके लिए वहां डॉक्टर की टीम थी, और उनको दिन भर में 3 से 5 लीटर दूध पिलाया जाता था कि उनका जो बॉडी का पित्त है वो ना बढ़ जाए, मेंटेन करने के लिए। लेकिन उनको ये 10-12 साल काम करने के बाद उनको इनफर्टिलिटी हो गया। उनको मतलब वो ये इरेक्शन भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, और गरीब थे तो काम करना ही पड़ता था। तो ये भी कारण होता है कि टेम्परेचर ज्यादा रह रहा है तो शुक्राणु होते ही नहीं है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ही नहीं हो पाता है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा, मैंने वमन विरेचन कराया और वृक्ष दवाइयां दिया, और उनको कहा कि आप काम छोड़िए, ये चीज आप मत करिए, आपको तकलीफ हो रही है मत करिए, दूसरे को दीजिए। और अगर कंपनी यही काम आपको दे रही है तो आप मत करिए ये, इससे पूरा शरीर नष्ट हो रहा है आपका, पूरा सेक्सुअल लाइफ खराब हो रहा है, मत करिए ये। ठीक है, तो ये भी कारण होता है। ऐसे ही मेरे पास ड्राइवर लोग आए जो यहाँ पे पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट के जो बसेस चलाते थे। पहले के बसेस जो होती थी इंजन बहुत भारी भारी रहता था आगे, जैसे ट्रक में होता है वैसे इंजन बड़ा बड़ा, और वो जब बस चलाते थे तो उनको इतना गर्मी लगता था। हम लोग भी कॉलेज वगैरह जाते थे ना, तो इतना हीट लगता था वहां पे, और वहां खड़े होने में बहुत मजा आता था कि सामने बस चल रही है तो वो कैसा दिखता है, वो बहुत अच्छा प्राउड फील होता था। लेकिन ड्राइवर को तो कितना मेहनत करना पड़ता है। या जो स्ट्रेट ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं यहाँ पे, एसटी बसेस, या जो मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी जाती हैं और कंटिन्यू ड्राइविंग करना पड़ता है, तो वो लोग को भी ये प्रॉब्लम हो रहा था। ये सब मैंने जो देखा है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये लाइफस्टाइल, या लाइफस्टाइल हो गया, या काम ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स हो गया, उसके वजह से ये प्रॉब्लम होते हैं। उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल ठीक है, एलएच ठीक है, एफएसएच भी ठीक है, लेकिन ये काम की वजह से। या फिर क्वालिटेटिव स्पर्म अल्ट्रेशन, एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज है, एमएजीआई, ये भी कारण होता है। इस पर मैं और बताऊंगा आप लोगों को। कभी कभी एफएसएच बहुत ज्यादा होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल्स में हाई होता है, एलएच भी ज्यादा होता है, टेस्टोस्टेरोन लो हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। तो इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस, अब इतना हार्मोन का सिक्रीशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो ज्यादा हो सकता है, या एबनॉर्मल हो सकता है, या लैडिक सेल का डैमेज हो सकता है। तो एक क्लिंटेफेल्टर सिंड्रोम रहता है, इसके बारे में मैं और बताऊंगा। अभी मैं बहुत सारी चीजों को रोक रहा हूँ, बाद में मैं बताने वाला हूँ। फिर केमियो रेडियोथेरेपी की वजह से भी ये हो सकता है। कभी कभी एफएसएच जो है हाई है, एलएच नॉर्मल है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, तो प्राइमरी टेस्टिकुलर फॉर्म्स, ओनली स्पर्मेटोजेनेसिस इज डैमेज, बाकी ऑर्गन सब ठीक रहते हैं। तो इसमें वाई क्रोमोसोम माइक्रो डिलीशंस ऐसा होता है, क्रिप्टोर और डिज्म ऐसा भी हो सकता है। क्रिप्टो मतलब लो लो क्वालिटी का, वहां पे जो ये सेल्स है वो कम होता है, मतलब वहां जो सेल्स जिससे टेस्टिकल बना है वो सेल्स भी डैमेज हो रहे हैं वहां पे, टेस्टिकल्स वाले सेल। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि पुरुषों में, स्त्रियों में एक्सेस क्रोमोसोम रहता है, तो स्त्रियां बहुत शांत रहती है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों में रहता है, वही उनको अलग बनाता है, स्त्रियों से अलग बनाता है। अभी ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि कुछ साल के बाद, मतलब आज से 100 साल 200 साल बाद वाई क्रोमोसोम कम होते जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि पुरुष रहेंगे ही नहीं। मैं ऐसे रिसर्च है, अभी क्या होगा मुझे नहीं पता। रिसर्च है कि पुरुष रहेंगे ही नहीं और स्त्रियां जो है वो बढ़ती रहेंगी। एक्सेस क्रोमोसोम है तो वो स्त्रियां बढ़ जाएंगी, पुरुष होंगे ही नहीं।
फिर पुरुषों के लिए मारामारी हो जाएगी कि मतलब संतान कैसे करें। ऐसा रिसर्च है, मैं उसका आर्टिकल आप लोगों को भेजूंगा। एफएसएच अगर कम है, लो है, एलएच भी कम है, टेस्टोस्टेरोन भी कम है, तो इसका कारण होता है प्री टेस्टिकुलर पैथोलॉजी होती है, सेंट्रल और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फॉर्म से हो सकता है। तो इसका कारण होता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी होती है, या एक्वायर्ड हाइपोगोनाडोट्रोफिक या हाइपोगोनाडिज्म, ये बीमारियां होती हैं। इस पर मैं और बाद में लेक्चर लूंगा। एफएसएस लो है, एलएच लो है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो इसमें प्री टेस्टिकुलर सेंट्रल हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी फॉर्म्स रहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का यूज हुआ, एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा हुआ। तो जैसे कि ये प्रिडनिसोलोन दिया जाता है, बाइसोलिन दिया जाता है, स्टेरॉइड के इंजेक्शन चलते हैं, उनकी वजह से भी स्पर्म काउंट कम होता है। इसी तरह से अगर एफएसएच हाई है, एलएच हाई है, टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो इसमें मिक्स फॉर्म रहता है, एंड्रोजन रेजिस्टेंस होता है, कभी कभी एंड्रोजन रिसेप्टर में म्यूटेशन हो जाता है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये मॉडर्न साइंस मानता है। अभी अजोस्पर्मिया, ये टर्म आप लोगों को मालूम है कि इजैकुलेशन करने के बाद जो स्पर्म है वो बाहर नहीं निकलता है। तो नंबर देखेंगे तो यहाँ इन्होंने बोला है कि 51। ओलिगोस्पर्मिया में थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन ये भी लो स्पर्म काउंट माना जाता है। एस्थेनोस्पर्मिया में स्पर्म काउंट तो ठीक रहेगा, लेकिन मोटिलिटी नहीं रहेगा, वो जो स्पर्म आगे जाना चाहिए वो नहीं रहेगा। टेरेटोअजोस्पर्मिया जो रहता है, टेरेटोअजोस्पर्मिया में एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी रहेगी। एक है ओलिगोएस्थेनोस्पर्मिया, इसमें लो स्पर्म काउंट भी है और उसका मॉर्फोलॉजिकली भी प्रॉब्लम है। फिर है ओलिगोटेरेटोस्पर्मिया, तो इसमें क्या रहता है कि स्पर्म काउंट भी लो है, टेरेटोजोस्पर्मिया मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है वो भी विकृत है। हेड नहीं है, किसी को हेड है तो टेपरिंग हेड है, टेल है तो 3-4 टेल है, बॉडी का शेफ्ट वगैरह सब नहीं है, ये ऐसे रहता है। या एस्थेनो टेरेटोजोस्पर्मिया, एस्थेनो टेरेटोजोस्पर्मिया मतलब ये होता है कि उसमें मोटिलिटी भी कम है और मॉर्फोलॉजी भी विकृत है पूरा, ये होता है। ओएटी सिंड्रोम एक अलग सिंड्रोम होता है, उस पर मैं लेक्चर लेने वाला हूँ, अभी मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा बाद में। हाइपोस्पर्मिया में शुक्राणु कम रहते हैं, हाइपरस्पर्मिया में ये भी सब विकृति है, लेकिन ये सब हाइपर हाइपो ये भी विकृति ही है। इसमें हाइपो में 74 बोला है, इसमें 13 बोला है। और अस्पर्मिया का मतलब है कि शुक्राणु रहते ही नहीं बॉडी में, आप निकालो या ना निकालो। उसमें आईवीएफ जब करते हैं, आईवीएफ के लिए जब इंजेक्शन डालते हैं टेस्टिकल्स में और वहां से फ्लूइड निकालते हैं इंजेक्शन से, कुछ भी नहीं होता, बॉडी में स्पर्म सेल्स ही नहीं रहते, वो अस्पर्मिया रहता है। हाइपो और हाइपरस्पर्मिया में मैं और लेक्चर लेके आप लोग को बताऊंगा। अभी जो जो चीज याद हो रहा है वो आप लोग पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब अब और मुझे बताना था, पहले मैं अजोस्पर्मिया पे ही बात करता हूँ। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या ओलिगोस्पर्मिया में बोल देता हूँ। हाँ, कंचन मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? प्रणाम सर। जी सर मैम। बहुत मेहनत की है सर आपने, सच में। एक्चुअली ये इतनी सारी पीपीटी बनाना मतलब 5-6 घंटा एक एक पीपीटी में लग जाता है, क्योंकि अभी मैं बना रही हूँ इसलिए मुझे समझ रहा है। पर बहुत ही अच्छा बताया सर। मैं जो अजोस्पर्मिया और अस्पर्मिया, मुझे अस्पर्मिया तो नहीं समझ में आता था, पर अजोस्पर्मिया ऐसे लगता था मुझे कि वहां पे स्पर्म ही नहीं है। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई मैंने, मतलब कि हमें अजोस्पर्मिया पे हमें जरूर काम करना चाहिए। मतलब स्पर्म है, बस उसको इजैकुलेट करने चाहिए, वैसे ही उसको ट्रीट करना चाहिए। और अस्पर्मिया शायद हो सकता है कि असाध्य में जाता हो, फिर भी हाँ हमें कोशिश तो नहीं छोड़नी चाहिए, पर हो सकता है कि असाध्य में। पर अजोस्पर्मिया पे तो हमें जरूर काम करना चाहिए सर। जी। मतलब मेरा एक आप एक एक क्लासमेट है, चीज। वो अजोस्पर्मिया पे ही काम, उसके पास दूर दूर से महाराष्ट्र में, और वो यवतमाल में काम करता है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मालूम होगा, विदर्भा में। तो जी वो जी क्या जी। करता है, अजोस्पर्मिया के पेशेंट को बस्तांड घृत की उत्तर बस्ती, फिर जीवने गण की उत्तर बस्ती, ये सब करता है ना, वमन विरेचन वगैरह करा के और विरुष्य दवाएं देके जीवनीय गण के उससे देने से जीवन कार्य होता है, और ये पेशेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं। और उसको पेशेंट मुंह मांगी कीमत देते हैं, 10 लाख 15 लाख ऐसे देते हैं। जी आप बोलिए आप। सर बहुत अच्छा बता रहे हो आप, सच में। मतलब इतना मैंने तो एक्चुअली, मैं अगर पढ़ने जाऊंगी तो मैं पढ़ूंगी भी नहीं शायद इतना। और आप इतने अच्छे से समझाते हो तो वो दिमाग में भी रह जाता है। और विजुअलाइजेशन
मतलब ये आप जो पीपीटी बता रहे हो, हम विजुलाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हमें ज्यादा अच्छे से दिमाग में बैठ जाता है कि हमने क्या क्या देखा था। एक्चुअली पढ़ने जाओ तो एक खुद होके बोरिंग लगता है, पर आप इतना अच्छे से समझा रहे हो ना इसे, सच में बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। जी सर, आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ, तो ऑलिगोस्पर्मिया है। अभी एक एक टॉपिक पे पूरा दिन जाएगा, मतलब पूरा एक लेक्चर जाएगा। अभी क्योंकि टाइम 15 मिनट है, तो 15 मिनट में ऑलिगोस्पर्मिया पे बात करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में क्रायोटोजूस्पर्मिया में, फिर अजोस्पर्मिया, सब पे मैं करने वाला हूँ, आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। ऑलिगोस्पर्मिया जो रहता है, इसमें क्या रहता है कि 15 मिलियन स्पर्मेटोजोआ पर 1 ml ऑफ इजैकुलेट। मतलब अगर इजैकुलेट किया, शुक्र निकला, 1 ml जो शुक्र निकला हमारा, उसमें अगर हमने माइक्रोस्कोप के अंदर डाला, तो 15 बिलियन शुक्राणु से कम अगर है, तो उसको बोलेंगे ओलिगोस्पर्मिया, ओलिगो अजूस्पर्मिया ऐसे बोलेंगे, या ओलिगोस्पर्मिया ऐसे बोलेंगे। इसका कारण क्या हो सकता है कि पेशेंट बहुत क्रुश है, उसने शुक्र क्षय बहुत किया है, मतलब अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय, उससे उसका कम है। लोअर जनरल हेल्थ स्टेटस, इंसान वीक है, कमजोर है, उसमें ऐसा होता है। या ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होता है, जैसे हीट में बहुत काम करना पड़ रहा है, केमिकल फैक्ट्री में जहां पे बेंजीन बनता है वहां पे, या क्रियोसोट करके एक केमिकल बनता है, वहां पे अगर काम करेगा तो उसको ओलिगोस्पर्मिया होगा। या पेशेंट बहुत स्मोकिंग कर रहा है, कंटिन्यू बीड़ी पी रहा है, कंटिन्यू सिगरेट पी रहा है, कंटिन्यू सिगार पी रहा है, तंबाकू ले रहा है, तो इनकी वजह से ओलिगोस्पर्मिया ये प्रॉब्लम होती है। या रिक्रिएशनल ड्रग्स बहुत सारे दिया जाता है बॉडी में, केमिकल वाले जो एलोपैथी की दवाइयां हैं, उनके साइड इफेक्ट से ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है। या फिर वेरिकोसील है, या फिर अनडिस्टेंडेड टेस्टिकल है, मतलब टेस्टिकल नीचे की तरफ नहीं आए, ऊपर की तरफ है ना, ये भी कारण हो सकता है। या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जैसे सिफिलिस है, एड्स है, फिर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, या सिफिलिस है, गोनोरिया है, और भी बहुत सारे बीमारियां हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हैं, उनका इन्फेक्शन की वजह से ओलिगोजोस्पर्मिया होता है। या फिर बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, मतलब जो प्रोस्टेट है वो हाइपरट्रॉफिड हो गए हैं, विकृत हो गए हैं, विकृत वृद्धि हो गई है उसकी वजह से। या टेस्टिकुलर कैंसर है, या कैंसर का ट्रीटमेंट अगर गया है, उसके वजह से जो रेडिएशन, केमोथेरेपी, सर्जरी, बहुत सारे जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, इतने वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट आ गए हैं, मेडिसिन भी दिए जाते हैं जो 5-5 हजार का एक गोली होता है, उनका साइड इफेक्ट से ओलिगोस्पर्मिया होता है। एक और चीज हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर, कि अगर मेंटोज नाम की जो गोली आती है, टॉफी, मेंटोज लेके अगर किसी ने पेप्सी पिया, कोका कोला पिया, तो उसको ओलिगोस्पर्मिया 100% होता है। ये रिसर्च हुआ है, तो कभी भी ये विरुद्ध बताया है शुक्राणुओं को क्षय के लिए। तो मेंटोज और कोका कोला साथ में नहीं लेना है। हमें मालूम ही नहीं है, ये सब बातें कॉमन चीजें रहती है, लेकिन बताया नहीं जाता। दूसरा है कायरोटाइप एनोमलीज रहती हैं, या वाई क्रोमोसोम डिलीशंस रहते हैं। वाई क्रोमोसोम अगर कम है, पुरुषों को हम क्रोमोसोमल उससे देखें तो एक्स वाई से पुरुष बनते हैं, एक्स एस से लड़कियां बनती हैं, ये हमें पढ़ाया गया जेनेटिक्स में। तो वाई क्रोमोसोम कम रहे तो उसकी वजह से हो सकता है। मैं ये नहीं बोला कि नील है, लेकिन कम हो, तो वो भी कारण हो सकता है। फिर हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म, मतलब गोनाडोट्रोफिक जो सिक्रीशन हो रहा है हॉर्मोन्स का, वो कम हो रहा है, तो पुरुषत्व की कमी रहती है। या मम्प्स होता है और काइटिस होता है, मतलब टेस्टिकल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया पूरा, स्क्वाटम में इन्फ्लेमेशन, सूज गया पूरा, मम्प्स हो गया, तो उसके वजह से भी हो सकता है। थायराइड रिलेटेड एनोमलीज है, थायराइड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, T3 T4 TSH, उसकी वजह से हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा बहुत हो गया, हार्ट डिजीजेस हो गया, डायबिटीज हो गया, इन सब में ओलिगोएजोस्पर्मिया होता है। या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर हो गया, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब जो यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू रिसेक्शन हो रहा है, प्रोस्टेट को कट किया जा रहा है, वो हो सकता है। वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी पर भी मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। अगर वो सेमिनल वेसिकल्स को या वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया, ये जो होता था ना नसबंदी, जब संजय गांधी ने
इंडिया में ये लगाया था, इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी, और अभी एक मूवी भी आ रही है 6 सितंबर को। तो उन्होंने देश में कानून बना दिया, जैसे इमरजेंसी लगा के, कि सारे पॉपुलेशन को कम करना है, तो इंसानों को पकड़ पकड़ के वेसेक्टोमी कर रहे थे। है ना, ये बहुत अत्याचार हुआ था उस जमाने में। सभी को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए। वेसेक्टोमी का वजह से भी ओलिगोजोस्पर्मिया होता है, या ऑर्कियोएक्टोमी, मतलब और जो टेस्टिकल है उसको निकाल दिया, हर्निया का रिपेयर किया, उसकी वजह से हो सकता है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड मेडिकेशन, जैसे एंटी एंड्रोजेंस देते हैं, सल्फा एजेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट, अल्फा ब्लॉकर्स, हार्ट की दवाइयां, इनकी वजह से हो सकता है। या कोई कोई सिंड्रोम्स रहते हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, गोनाडल डिज एजेनेसिस, यंग्स एंड प्रून बेली, या मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, इसके वजह से भी हो सकता है। अब इसमें सब फर्टिलिटी रहता है, मतलब एबिलिटी, रिड्यूस एबिलिटी टू अचीव ए प्रेगनेंसी, मतलब वो पुरुष जो है ना वो कर नहीं पाते, इसमें 15 मिलियन से कम है, तो उसकी वजह से सब फर्टिलिटी बोलते हैं। पूरी तरह से इनफर्टाइल नहीं है, इसमें ट्रीटमेंट दिया तो वो ठीक हो जाएगा, या पे रहता है वो, ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब तक ठीक है, ट्रीटमेंट बंद किया तो फिर से वैसा हो जाएगा। या फिर इनफर्टिलिटी रहता है कि इनकम्प्लीट एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए प्रेगनेंसी आफ्टर 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी। लेकिन इसमें ट्रीटमेंट भी दिया हमने, सब कुछ किया, तब भी नहीं हो रहा है, तो आईवीएफ ही करना पड़ता है इसमें। अगर आईवीएफ भी फेल हो गया, उसके बॉडी से नहीं स्पर्म निकाल पा रहे हैं, तो वो लोग स्पर्म डोनर लेके और कंसेंट लेके और वह करवा देते हैं। आईवीएफ वाले तो बहुत चालाक है आज के जमाने में, वो करवा देते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से हम लोग देखें, तो अगर क्रोमोसोमल डिफॉर्मिटीज है, क्रोमोसोम बाई क्रोमोसोम अगर कम है, तो उसको हम आयुर्वेद लें, एलोपैथी लें, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब ये इनफर्टिलिटी आज ही नहीं है, आज ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन पहले के जमाने में भी थी। अगर हम त्रेता युग में देखेंगे, तो जो राजा दशरथ थे, उनको भी इनफर्टिलिटी था। उनको एक कौशल्या माता से विवाह हुआ, उनको संतान नहीं हुआ। तो उस समय में ये नहीं बोला गया कि राजा दशरथ को प्रॉब्लम है, उन्होंने फिर दूसरा विवाह किया, उन्होंने सुमित्रा जी से विवाह किया, उनसे भी संतान नहीं हुआ। फिर तीसरा विवाह कैकेयी से किया, उनको भी संतान नहीं हुआ। फिर वो परेशान हो गए, और रघुवंश को चलाना था, रघुकुल को चलाना था, तो वंश चाहिए ही था, नहीं तो। और ये तीनों माताओं को प्रॉब्लम नहीं था, दशरथ राजा जी को ही प्रॉब्लम था। तो उन्होंने ऋषि मुनि लोगों से पूछा कि क्या करें, तो उन्होंने शुक्राणु बढ़ाने के लिए, अब यहाँ पे हमें आध्यात्मिक बातें तो देखेंगे, लेकिन शुक्राणु बढ़ाने के लिए अग्नि देवता का पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ से कुछ अग्नि देवता खीर बना के लेके आए। वो इतना अच्छा वृक्ष था, और जो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, और वो खीर के रूप में उन्होंने मेडिसिन दिया जो, तो उन्होंने कौशल्या माता को दिया, तो उसे राम जी हुए। फिर उन्होंने सुमित्रा जी को दिया, उन्होंने खा लिया, तो उनको मतलब 2 बार उन्होंने खाया ना, सुमित्रा जी ने पहले कैकेयी को दिया, नहीं सुमित्रा जी को दिया क्योंकि वो मंझली थी, उनको दिया, तो उन्होंने खा के फिर कैकेयी को दिया, कैकेयी ने थोड़ा खा के फिर सुमित्रा जी को रिटर्न किया, तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ऐसे हुए, है ना। तो ये जो चीजें हैं ना, ये पुत्रेष्टि यज्ञ कराया वो ठीक है, आध्यात्मिक चीजें कराई, लेकिन जो खीर था, खीर में ताकत थी वो चीजें। अब उसके बारे में हमें नहीं बताया गया है, लेकिन वहां के जो वैद्य लोग थे, उनको ये मालूम होगा, वो साइंस था कि इनफर्टिलिटी, पुरुषों का मेल इनफर्टिलिटी कैसे ठीक किया जाए। इसी तरह से महाभारत काल में, द्वापर युग में, जब ये जो थे पांडु जो थे, उनके जो पिताजी थे विचित्र वीर्य और एक और थे, तो उनको भी मतलब 2 भाई थे, एक का तो मृत्यु हो गया था, उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ, क्षय से मर गए। लेकिन जो ये तीनों हुए थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनको अपने पिता से नहीं हो रहा था संतान। तो जो माता ये थी सत्यवती जो थी, उनके ही कुल में माता थी, तो उन्होंने क्या बोला कि इनकी जो रानियां हैं, उनको हम लोग मतलब जो व्यास मुनि है उनको बुला के फिर संतान उत्पन्न करेंगे। तो धृतराष्ट्र हुए, पांडु हुए, और विदुर हुए, दासी पुत्र विदुर हुए। मतलब इनफर्टिलिटी का उस जमाने में भी था, मेल इनफर्टिलिटी था उस टाइम पर भी। अब इसमें क्षीण शुक्र, आयुर्वेद में ऐसा मानते हैं, ओलिगोजोस्पर्मिया, तो इसमें वेग धारण करना, मतलब मल मूत्र और हर तरह का वेग धारण करना, तो इसमें
या वेग का उदीरण करना, जबरदस्ती शुक्र को निकालना, या फिर जबरदस्ती मल का वेग निकालना, मूत्र का वेग निकालना, अपान का वेग निकालना। वेगा न धारित न उदीरित, जबरदस्ती धारण करना, उदीरण करना। इससे पैरासिम्पथेटिक पैथोलॉजी होती है। क्षार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, शस्त्र अग्निकर्म के वजह से हो सकता है। शस्त्र कर्म मतलब सर्जिकल कोई प्रोसेस हो गया, अग्निकर्म अगर हो गया, रेडिएशन थेरेपी, इंजुरीज हो गया। क्षार बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बेकिंग सोडा वगैरह बहुत खा रहे हैं, पापड़ बहुत ज्यादा खा रहे हैं, चाइनीज फूड आइटम जिसमें क्षार डाला जाता है वो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या अयोग्य मैथुन हो गया, सेक्सुअल रीजन की वजह से हो सकता है। अयोग रूप से, जैसे कुत्ते के साथ कर रहे हैं, बिल्ली के साथ कर रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा है सब फॉरेंसिक मेडिसिन में, अगर तंत्र में एक फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि एबनॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो क्या क्या होता है। ओरल सेक्स कर रहे हैं, किसी एनिमल के साथ कर रहे हैं। अभी पेपर में आया था कि एक मुस्लिम ने गाय के साथ किया। ये सब के वजह से क्या होता है कि ओलिगोअज़ोस्पर्मिया होता ही होता है। या फिर आहारज हेतु है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा शुक्र नहीं बन रहा है। या मानसिक कारण होता है, डिप्रेशन होना, हैप्पी हार्मोन सिक्रेट नहीं हो रहे, सेरोटोनिन का लॉस हो रहा है। अवस्था विशेष मतलब एक बीमारी है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है, जैसे अनीमिया है, पांडु रोग है, या डायबिटीज है ना, इसके वजह से हो सकता है। हाँ, बेस्टिलिटी, हाँ, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में हमने पढ़ा है ये सब, अगतंत्र विधि विज्ञान उस सब में हमने पढ़ा है। या स्त्रीषु असृजनता मतलब उसको ना स्त्रियों के प्रति अट्रैक्शन नहीं है, मतलब वो पुरुष है लेकिन उसको स्त्रियों से थोड़ा दूर भाग रहा है, उनको भी ओलिगोअज़ोस्पर्मिया होता है। क्योंकि स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, स्त्रियों के बारे में सोचना, ये वृश्य चीजें होती हैं, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है जो स्त्रियों को कभी देखा ही नहीं है ना, उसने अलग ही जंगल में रहा, स्त्रियों को कभी देखा ही नहीं है, उसके मन में भाव ही नहीं आए, उसका देखे जाए तो ओलिगोअज़ोस्पर्मिया हो सकता है। स्त्री को देखते ही शुक्राणु बढ़ना शुरू होते हैं, हॉर्मोन्स जो है टेस्टोस्टेरोन, फिर एफएसएच, एलएच, एंड्रोजेंस, और मतलब ऐसे सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं और स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है। सोचिए स्त्रियों का कितना ज्यादा महत्व अपने संहिताओं में बताया। इसी तरह से दोष विकल्प से शुक्र धातु का बहुत क्षय होता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो डॉक्टर को बता भी नहीं सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट तो एम्बेरेस्ड होता है बहुत ज्यादा। तो इसमें हम लोग सीमेनोग्राफ करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, क्षीण धातु को हमें देख के फिर चिकित्सा करना पड़ता है। तो स्नेहन स्वेदन कराते हैं, शीत स्निग्ध घृत से अवगाहन शालीषष्ठिक वगैरह कराते हैं, फिर विरेचन देते हैं, सुकुमार एरंड तेल देते हैं। इस पर मैं कल बात करूंगा, ओलिगोस्पर्मिया पे। अभी मैं कंटिन्यू बोल के थक गया। नेक्स्ट लेक्चर में ओलिगोस्पर्मिया की ट्रीटमेंट बताएंगे। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। ये बहुत वास्ट टॉपिक है। मेल इनफर्टिलिटी बहुत ही आजकल बढ़ रहा है। जैसे हम लोग फीमेल इनफर्टिलिटी पूरा गायनेकोलॉजी पढ़ देते हैं, ऑप्स पढ़ देते हैं, मेल इनफर्टिलिटी को पढ़ना, समझना, ट्रीटमेंट देना बहुत बहुत ही आज का स्कोप है। शशि मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? बोलिए प्लीज, कुछ भी बोलिए लेकिन बोलिए। हाँ, महेंद्र सर आपने बोल। सर बहुत अच्छा लेक्चर लिया है सर। इससे आपकी अपनी जो नॉलेज है वो बहुत डीप में चली गई है। और अपन खुद भी अब किताबों से पढ़ के इसकी नॉलेज को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये समझने के लिए पहले पढ़ते हैं, जब जाके समझ में आते हैं। ये शब्द खोपड़ी में जाते ही नहीं है, क्योंकि इस तरह के शब्दों को पहले प्रयोग नहीं किया तो ज्यादा देखे भी नहीं पेशेंट। तो उसके चक्कर में इसको देखने से अब ये कम से कम समझ में भी आ रहा है, और आगे इसका हम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये आयुर्वेद के हिसाब से इसको टॉपिक को अपन करके उसको आगे चल सकते हैं इसमें। जी सर, अभी पहले ये सारे टर्म्स तो मालूम होना चाहिए, हमें सब चीज मालूम होना चाहिए। जी, मनीषा मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर बहुत बहुत डिटेल में आपने इसको समझाया। मैं तो यूजुअली ओलिगोस्पर्मिया, ओजिस्पर्मिया और नॉर्मल जिस्पर्मिया में काम की हूँ और उसमें सक्सेस भी रही हूँ। बट ये दो तीन चीजें जो आपने और स्पेशली बताए सर, एकदम मॉडर्न के हिसाब से बता दिए, जो कि दोनों को आयुर्वेद एलोपैथ दोनों को मैच करके बताए, जिससे कि हमारी स्टडी भी अच्छी हो जाए और एनालिसिस करने में भी हमको बहुत इजीली इसमें हो जाए, और हम इसको बहुत अच्छे से आगे अब काम भी कर सकते हैं सर। हर चीज को हाईलाइट करके आपने बताया और बहुत मेहनत करके बताया सर, बहुत डीपली बताया। बहुत बहुत थैंक्स आपको जी।
और मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूँ, केवल साइंस के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि एकदम ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, ये लोग जो हुए थे, इनके जो पिता थे, वो अपने संतान उत्पन्न नहीं कर पा रहे थे। व्यास मुनि के उससे जब हुए ये लोग, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, तो विदुर का कोई संतान नहीं था, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो एक तरह से मेल इनफर्टिलिटी उनमें भी था, ज्ञानी थे, विद्वान थे, लेकिन उनको संतान नहीं था। धृतराष्ट्र को अपने से संतान नहीं हो रहा था, तो उनमें आईवीएफ कराया गया। मतलब उनका जो शुक्राणु था वो लेके चिकित्सक लोगों ने, ऐसे कहानी है कि 100 मटकों में डाल दिया, ऐसे कहानी बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है, मटका उटका नहीं है, लेकिन आईवीएफ कराया गया उनको। तो 100 संतान गंधारी का लेके और आईवीएफ जैसा प्रोसेस हुआ। और जो पांडु थे उनको भी मेल इनफर्टिलिटी था, तो उनके जो पांडव हुए ना, 5 पांडव, तो एक ये जो यमराज के पुत्र युधिष्ठिर, फिर पवन पुत्र ये भीम, और इंद्र के संतान अर्जुन, और नकुल सहदेव भी माद्री से, और वो भी कोई और देवता के उनसे हुए। तो मेल इनफर्टिलिटी तो उनके पिता को भी था, इनको भी था, लेकिन ये सब कहानी के रूप में हमें बता दिया गया है कि उनका आशीर्वाद मिला, कुंती को आशीर्वाद मिला, कुंती ने सूर्य को नमस्कार किया, उनको मंत्र था, तो कर्ण पैदा हुए। ये सब कहानियां बता दिया गया कि हम लोग इसके बारे में ऐसा गलत ना सोचें। लेकिन साइंस यही है कि मेल इनफर्टिलिटी था उस जमाने में, आज ज्यादा बढ़ गया है वो चीजें। जी, अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद करता हूँ, मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे और पढ़ाना है आप लोगों को। मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरा कल और परसों 2 दिन एग्जाम है, तो कल पूरा दिन नहीं लेक्चर होगा, परसों नहीं होगा। हम लोग 5 तारीख को, टीचर्स डे जब है, शिक्षक दिवस, उस दिन से हमारे रेगुलर सेशन शुरू होंगे, और मैं यही चीजें को और आगे पढ़ाऊंगा। भले इसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पढ़ाना पड़े, लेकिन मेल इनफर्टिलिटी को हम पूरा तरह से समझेंगे और पूरा याद करेंगे। फिर जब हमारे पास पेशेंट आएंगे ना, तो अभी आयुर्वेद के भी बहुत डीप में है। आप लोगों को केवल वाजीकरण और 4 चैप्टर पढ़ के नहीं होगा, इतना डीप में है ना आयुर्वेद, मैं आप लोग को इतना डीप में पढ़ाऊंगा। मतलब 1.5 लाख दवाइयां हैं इसको हम, और मेरे पास वात्स्यायन का कामसूत्र भी है, उसमें क्या दवाइयां हैं, और बहुत सारे ग्रंथ है। मैं आप लोग को बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ, आप लोग बस तैयार रहिए, मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा वो सुनने को। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, और आज हम लोग 9 बजे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।